जिसके ऊपर कोई भी मेडिकल एजुकेशन MCI बोलते थे और NMC बोलते थे, कोई भी लॉ लागू नहीं होता था। डायरेक्टली अंडर द एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत होते सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर 6 नए एम्स खुले, फिर उसके बाद 22 एम्स है पूरे भारत में। अगर आप भारत के प्रति कहेंगे तो मेडिकल एजुकेशन, आपके जितने भी डॉक्टर आते हैं उनका सबसे जो ऊपर वाला स्थान है एम्स को जाता है। यहाँ तक पहुँचने की कहानी आप जैसे एक छोटे गांव से शुरू हुई कभी, बहुत ही छोटा शहर गांव, जहाँ पर शायद पीने के लिए पानी के लिए तो पानी निकालते थे नदी से, तो उसमें साथ कीड़े आ जाते थे, बहुत साइड में करने पड़ते थे। तो आज आके यहाँ पे बात करना मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य आप लोगों का नहीं है, सौभाग्य मेरे साथ है। और टीचर से भी सर मेरा जरूरत है बहुत ज़्यादा। मैं करीब 20 कंट्रीज में अभी तक जा चुका हूँ, जिसमें करीब 11 यूरोपियन कंट्रीज है, 9 अफ्रीकन कंट्रीज और एक मंगोलिया, जो कि चाइना और रशिया के बीच में कंट्री है। तो 2 तरह के इसलिए अनुभव है, कई जगह हम सीखने जाते हैं, कई जगह हम सिखाने जाते हैं। तो इस यात्रा के दौरान काफ़ी वर्ष मैंने अपने शिमला में IGMC में गुजारे, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए। तो बेटा कोशिश करेंगे जब बात करें आप लोगों से तो इसके 2 हिस्से रहे। एक जो हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, या टीचर से हम बात कर सकते हैं। मैडम इसका पर्पज़ कोई भी, मैं एजुकेशन देने स्थिति में नहीं हूँ, ऊपर वाले की बहुत दया है कि मैं लाइन के इस तरफ खड़ा हूँ, हम लोग सुन रहे हैं, ऐसा कोई फर्क होता है। कई जगह हम लाइन के उस तरफ होते हैं, इस तरफ होते हैं। सीखना और सिखाना एक तरह का अनुभव है जो कि दोनों तरफ से परमानेंट होता है। कुछ आप लोग अभी पिताजी क्या करते हैं आपके बेटा? आपके कटिंग करते हैं, बहुत ही अच्छा। किसानी करते हैं, शाबाश, बहुत ही। बेटा आपके लास्ट में तो बेटा नाम? हाँ बेटा क्या करते हैं? वेरी नाइस। तो पहले तो अपने आप में थोड़ा सा प्राइड एक शब्द होता है, इसका अर्थ है गर्व। आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं। मैं जैसे आपको बताया 20 कंट्रीज जा चुका हूँ करीब, और मैं अभी रायपुर शहर में रहता हूँ। अपना काम करते हैं, थोड़ा घूमने का भी साथ में रहता है। और वहाँ बहुत बड़ा ट्राइबल बेल्ट है जहाँ पे हम काफ़ी काम करते हैं। अब यहाँ पे रह रहे हैं, ऊपर वाले का जो दिया हुआ है ये बहुत ही, और टीचर्स के लिए भी, मतलब गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू यू, बट व्हाट ही हैज गिवन यू, यू मे नॉट एंजॉय दिस इन इवन इन बेस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो हमें उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहना है। बेटा एक ना पढ़ाई का जो स्थिति है, हरदम वहाँ में स्थिति एक सेल्फ एजुकेशन और एक टीचर जो आपको पढ़ाएंगे, आपका अपना जो काम के प्रति वो रहेगा, आप क्या करना चाहते हैं। और अभी तो बेटा आप एक ओपन वर्ल्ड में काम करते हैं। ओपन वर्ल्ड का अर्थ है कि जहाँ पर हम, आपको जो मिल रहा है, इंटरनेट जो दे रहा है, बहुत बड़े वर्ल्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पे हर अनुभव आपके पास है। जैसे मैं क्लास लेने जाता हूँ, मैं खासकर ENT और उसके बाद मुंह और गले कैंसर में काम करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि 14 घंटे सुबह 9 बजे शुरू करते हैं, रात को 2 बजे तक एटेस्ट टेस्ट सर्जरी होती है, बाथरूम भी नहीं जा सकते आपके पास ऑप्शन नहीं बाथरूम जाने का, आपको लगातार अपना काम खत्म करके ही जाना। तो इस तरह के अनुभव से गुजरते हैं। तो मेरा पहला जो लेसन आप लोगों के लिए है, बेटा मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप आगे जाना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, दिल खोल के मेहनत कीजिए। और आज का जो वर्ल्ड है आपके लिए बाहें खोले खड़ा हुआ है। इंटरनेट, कंप्यूटर हर जगह है। पिताजी माताजी कितना भी बुरा करते हैं, मोबाइल तो चलता है। मोबाइल भी नहीं चलते थे पहले, मोबाइल चलता है, हम उसमें बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन डालिए आपको इन्फॉर्मेशन आती है, फॉर्म कहाँ मिलता है, हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा एक है कि बेटा जहाँ हम काम करते हैं, अपने घर में कुछ आदतों का पालन करें। तो मैं थोड़ा सा वो कहना चाहूँगा, जैसे मैंने रोडू में आसपास काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया कि जिस तरह पावर ऊपर से निकल के नीचे तक जाती है। मैं कल बच्चों को ले गया वहाँ पर, हमारे यहाँ सर सफाई का बड़ा अभाव है। एक आपका सत्संग है रोडू में शायद, उसके आसपास हम लोग अंदर गए, अंदर सफाई, बाहर सफाई नहीं नदी किनारे। हम अंदर सफाई रख सकते हैं, बाहर क्यों नहीं रख सकते? हमारा जो कल्चर है वो ड्रिंक करने का कल्चर है, बोतल पिया और तोड़ दिया, सिगरेट ली और तोड़ दी। थोड़ा सा मतलब हमारे कहीं भी डस्टबिन लगे हों, अपना सामान अपनी गाड़ी में रखा, जहाँ हो सके आज हम डालने की कोशिश करें, कल को बच्चे भी वही फॉलो करेंगे। बहुत छोटी सी बात है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेटा जहाँ भी जाना हैंड वॉश करने की कल बात है। हमारी आधी बीमारियाँ जो कि पानी और हमारे खाने से रिलेटेड है। खाना करना, अपनी सफाई पर ध्यान देना ये बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ तक नाक कान गले की बीमारी, बेटा हमारे यहाँ 2 चीज़ों से हरदम परहेज रखना।
गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इस प्रकार की जो चीज़ें शुरू करना बहुत ही आसान है, ख़त्म करना बहुत ही कठिन है। जो भी आदमी 10वीं 12वीं, अभी तो आप छोटे बच्चे हैं, इसके बाद कभी भी आपको पीयर प्रेशर हो या कुछ भी ऐसा लगे कि साथ वाला कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, उस चीज़ में कभी नहीं फंसना। हो सकता है हमारे माँ बाप भी उस चीज़ को करते आए हों, उन चीज़ों को अपने दिल पे लेके नहीं चलना है और उनको दूर रखना है अपने आप से, खासकर लड़कों से और थोड़े से बड़े बच्चों से। मेरा ये गुजारिश रहेगी कि गुटखे से प्रति आप दूर रहेंगे तो मुंह और गले के कैंसर और इन सब चीज़ों से आपका बचाव 70 से 80% हो जाएगा। दूसरा जो आपका रहा, जहाँ तक एक पानी का, हाथ धोने की, अगर हम दो चीज़ें, और तीसरा अगर हम खाने का ध्यान रख सकें, अपनी प्लेट को धो के रखें, खाना खा के रखें, कहीं गंदगी ना फैलाएं, तो हम 60 से 70% बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो हम 3-4 चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं बच्चों। कैसे रखेंगे? घर में साबुन की व्यवस्था रख सकते हैं। खाना जब भी खाना है हाथ धो के खाना है। खाना खत्म करने के बाद हरदम कुल्ला करना ही करना है, दांतों का अपने आप ध्यान हो जाएगा। तीसरा, कहीं भी गंदगी फैलाने की आदत नहीं डालनी है। ऊपर वाले ने आपको बहुत दिया है लेकिन ये परमानेंट नहीं है, हर चीज़ समय के साथ खत्म हो जाती है। तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक और महत्वपूर्ण बीमारी है जो कान नाक गले से रिलेटेड है, कान बहना। आप लोगों किसी में कान में पस तो नहीं आता? गांव में कॉमन बीमारी, किसी को आता हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर को दिखाइए। और 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए, जब भी बाल धोने नहाने हैं, मैं टीचर से भी गुजारिश कर रहा हूँ, गाँव में हम कभी भी एजुकेशन फैलाते हैं, कान में पानी ना जाए, कान को साफ नहीं करना है, कान को साफ नहीं करना। हमारे यहाँ जो वैक्स है वो हमारा एक नॉर्मल हिस्सा है, उसको साफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। पस आता है तो कान में, जब भी आप बाल धोते हैं, खासकर लेडीज का है कि कान में रोई पे हल्का सा वैसलीन तेल लगा के बिल्कुल निचोड़ के कान रखें और धोएं। तो कान को साफ ना करें, कान में तेल या पानी ना डाला जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। यही एजुकेशन आगे सबको हमें फैलानी है। गुटखे और इसके प्रति सेवन ना किया जाए। इसमें मुझे लगता है बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में रहते हैं हम लोग, तो गले खराब होने की शायद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। शायद बच्चों में टॉन्सिल होना, गला खराब हो जाना हर 1-2 महीने में। तो बेटा एक दवाई होती है एंटीबायोटिक, जिसको सब लोग, आप रोडू भी जाएंगे या चढ़गांव भी जाएंगे ना, हाँ डॉक्टर पर्ची लिखी और काम खत्म। हमारे जो भी इन्फेक्शंस होते हैं ज़्यादातर वायरल होते हैं, इसका अर्थ हमारे पास उनकी कोई दवाई नहीं है। तो हम सिर्फ ऐसी दवाइयाँ लें जो कि थोड़े दिन के लिए हमें आराम दे सके, गरारे करें, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का सेवन ना करें, और शुरू कर दिया तो उसको बीच में ना रोकें। वी फिनिश द कंप्लीट कोर्स ऑफ द ड्रग, उसके बाद हम उसको अगली दवाई का सेवन करें। अदरवाइज हम कुछ सालों में ऐसी बीमारी से जूझ रहे होंगे जिसके पास हमारा इलाज आज भी हमारे पास आईसीयू में, मतलब हम सर्जरी बड़ी वाली करते हैं तो हमारे पास पेशेंट रहते हैं जो आईसीयू में जाते हैं। मेरा आईसीयू में एक ही ध्यान रहता है कि वो आईसीयू से जल्दी बाहर आ जाए। नहीं, आईसीयू के अगर इन्फेक्शन हो गया पेशेंट कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एंटीबायोटिक खत्म हो गया। और खासकर मैं देखता हूँ कि हम जितने एरियाज हैं, थोड़े से जो पिछड़े एरियाज हैं, जब मैं किसी भी गांव में जाऊँ, मैंने चढ़गांव, संदासू और रूड़ू की कुछ पर्चियाँ लिखी हुई पेशेंट दिखाने आ जाते हैं, बात हो जाती है। हम एंटीबायोटिक बड़ा हाथ से प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर्स की भी आदत है, तो इसका कोई मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा। तो हम अपने बच्चों को भी एजुकेशन ये दें कि हम भी एंटीबायोटिक ना दें, बच्चों को भी ना दें, जब तक जरूरी ना हो सके, और बदले ना एंटीबायोटिक। तो मेरी खासकर टीचर से ऐसी गुजारिश है, शायद बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो बेटा हमने अब तक क्या सीखा? 2-3 बातें बताइए मुझे। हाँ बेटा, आप पीछे नहीं देखना। अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना। तो उसके लिए क्या जोर से बोलो, कोई बात नहीं बेटा, आराम से। गंदगी फेंकनी नहीं है, डस्टबिन में डालने की कोशिश करनी, तो गाड़ी में रख ली, कहीं रख लिया, जाके घर में रख लिया। चलो बहुत अच्छा। कुछ भी जो हमारे मन में आ रहा है वो बोलो, सुना नहीं सुना, जो अच्छा लगता है बताइए। +1 +2 वाले बोले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिमांशु बोल रहे हैं। और नहाते समय कान में पानी नहीं डालना। और चलो बैठो बैठो। तो बेटा एक और बात, ये जो भूलने की बात हुई, कहने से डरना नहीं अपनी बात को। कुछ साल पहले जब मैं अपने गांव से चला था, सिस्टर 45 ईयर्स के आसपास मेरी एज होगी, 45+। अब हेडिंग द डिपार्टमेंट,
एक कमी हरदम रह गई, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया कहने के मामले में। जो हम हमारी जो जीवन में कला होती है ना, आप अपनी बातों कैसे कह सकते हो, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, द कंट्रोल ओवर द लैंग्वेज। स्पेशली इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपका कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, हिंदी में भी अच्छा होना चाहिए। हिंदी का ये कुछ सालों में कहूँगा कि हिंदी हमारा, पहले हम बहुत डरते थे बोलने में, बहुत सालों तक हमने बोलना ही नहीं सीख पाए। इसका कारण है कि लैंग्वेज कंट्रोल आपका स्कूल में जो सिखाया जाए उसमें लैंग्वेज का बड़ा महत्वपूर्ण रोल। काम तो हम सीख ही लेते हैं, अपनी बात को हम कैसे कह पाते हैं इसमें लैंग्वेज का बेटा बहुत बड़ा। तो डरना नहीं अपनी बातों कहने से, अपने विचारों पे ध्यान दें, खुद को सोचें कहते हुए। लैंग्वेज सिर्फ एक माध्यम है, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, अपनी बातों कहने में कोई डर नहीं है। चाहे मैं आज यहाँ रह रहा हूँ, चाहे मैं आज रोडू में रहूँ, चाहे मैं शिमला में रहूँ, चाहे मैं दिल्ली में रहूँ, अगर आपके विचार ठीक हैं, आप में कहने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है, तो आपके विचार बहुत मैटर नहीं करते। मैंने अपनी पूरी MBBS का वक्त इस वक्त में गुजारने में सोच दिया कि मैं क्या इंग्लिश बोल पाऊँ। आई स्पेंड माई होल लाइफ इन 5 years, और अभी मैंने किताब लिखी हेड एंड नेक सर्जरी कैसे करते हैं पूरी इंग्लिश में। सो मैंने कुछ सालों में सीखा कि आप जितना लेक्चर्स देते रहते हैं, बातें करते हैं, और अभी अगला स्टेज है ना हमारे यहाँ ना, प्रोफेसर बनने के बाद अगला स्टेज नहीं है। नेक्स्ट लाइक आई एम एलिजिबल फॉर डीन ऑफ ए मेडिकल कॉलेज अगला 3 साल बाद। लेकिन उसके बीच में जो स्टेज है सिर्फ बात करने के बारे में या आपका प्रोफाइल अच्छा हो, तो बेटा ये लैंग्वेज एक माध्यम है जिसको सीखना बहुत जरूरी है। मैं ये भी कह पाऊंगा, इंग्लिश बोलिए, हिंदी बोलिए। हम लोग यहाँ पे हमें लगता है इंडिया में बेटा छाता है, इसको अम्ब्रेला बोलो, हर माँ यही कहती है। मतलब हर बात हम अंग्रेजी में कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे देशों में गए, वहाँ पे ऐसा बात नहीं होती है। तो कभी भी बेटा हिमांशु अपनी लैंग्वेज के बारे में बात नहीं सोचनी। आपके विचार ठीक है, आपने बात को अच्छे से सुना है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में बात करें, लैंग्वेज हरदम ठीक ही रहेगी। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, और हरदम इस बात को सोचना है कि हम हिंदी में बोल रहे हैं, अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो उनका इशू है। मैं रशिया गया नहीं था, रशिया मेरा प्लेन फंस गया, मैं किस तरह से मेरे गलत टिकट्स हो गए, तो मैं 2 दिन तक रशिया में रहा। वहाँ पे लोग रशिया में यही लैंग्वेज में बात करते हैं, वो इंग्लिश में बात ही नहीं करते। लेकिन उन लोगों को इस बारे में ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजी बोलेंगे तो हम ज़्यादा बड़े हो गए, ऐसा भी नहीं है। तो मेरा कहना है हिंदी या कोई भी माध्यम में आप बात करें, अपने विचारों को कह पाएं, लैंग्वेज का सिर्फ इतना ही रोल है, ठीक है। इंग्लिश एक ऐसा माध्यम है जो कि बहुत सारे कंट्रीज में प्रचलित है, और खासकर भारत में सिर्फ इतना ही, इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं। तो बेटा मेरा आप लोगों को यही कहना है, बहुत मेहनत करें, ऊपर वाले ने आपको बहुत दिया है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। आप कितना भी इंटरनेट और करेंगे, किताबों के ऊपर कुछ भी नहीं, जितना पढ़ेंगे उतना आगे जाएंगे, ठीक है। अपने लिए कर पाएंगे, अपने माँ बाप के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कर पाएंगे। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि हम ये जो पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े उनके प्रति नहीं जाना है, अच्छी बातों का वो करना है, और अच्छी बात करनी है, ठीक है। और विदेशों में मैंने बहुत एक अच्छी बात ये सीखी, वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी आ जाता है तो इज नॉट ए बिग मैन, ही विल सिट इन लाइन जहाँ पे हम बैठे, तो वहाँ पे सब लोग बराबर का एक जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही बड़ी बात है। इसीलिए आज भी आप देखें ओबामा जी हैं, इज रिटायर्ड प्रेसिडेंट ऑफ USA, बट ही स्टिल, उसकी डॉटर्स वहीं पढ़ती हैं, वो अपने बच्चों को लेके जाते हैं, अपना वैसा ही काम करते हैं जैसे एक नॉर्मल सिटीजन की तरह कर रहे थे। हमारे यहाँ पे जो एक वर्शिप है, क्या कहते हैं, MLAs हैं, खासकर पॉलिटिशियन वर्शिप या फिर बिग पोस्ट वर्शिप बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और बेटा खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, लेकिन मेहनत और काम, सही समय पे सही काम, यही एक संदेश रहेगा मेरा। खुश रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर